सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए दबदबे को, उसकी कमांडिंग हाइट्स को लेकर समाज का एक तबका परेशान था। और कौन सा तबका हो सकता है? व्यापारी वर्ग और धनाढ्य व्यापारी वर्ग, जो ये देख रहे थे कि अधिकतर बड़े उद्योग सरकार लगा रही है, जिसमें मुनाफे की बहुत गुंजाइश है और उसके लिए निजी हाथों को दूर रखा जा रहा है। तो समय के साथ साथ ये जो नए हित सामने आए, जिसे मैंने पूर्व में बताया वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट विवादों के मुद्दे उठाने लगे। और पहला मुद्दा, जैसा मैंने बताया, कृषि बनाम उद्योग का था। कृषि उद्योग को लेकर पक्षकारों ने जो बातें रखी, ये तो आपने समझ ली। उनका ये भी कहना था कि कृषि के विकास की रणनीति का अभाव दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखा गया, और ये बात सच भी है। कृषि पर जोर तुलनात्मक दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम था, और इस रणनीति के अभाव के कारण इस पक्ष का कहना था कि इसी कारण खेती और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उद्योग को बड़ी चोट पहुंची है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल और उसके बाद का जो काल है, अर्थात 1956 से लेकर 1966-67 तक का, इस काल में जो भी खाद्यान्न संबंधी समस्याएं हुई, उसकी जड़ यही है कि कृषि को उद्योग के नीचे रख दिया गया और सरकारी महकमे, सरकारी उपक्रमों का ज़्यादा बड़ा जाल बिछाया गया। कुमारप्पा, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, मिस्टर J.C. कुमारप्पा, इन्होंने इस विवादों से निकलकर एक नई विकास की योजना, विकास का मॉडल सामने रखा, जिसे हम वैकल्पिक योजना कह सकते हैं, और उसका नाम दिया ग्रामीण औद्योगिकरण, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी गांव में उद्योगों के ढांचे को बढ़ाया जाए, और ऐसा करते हुए गांव में रोजगार पैदा होगा, गांव में उद्योग आने से गांव वालों को फ़ायदा होगा और उससे कृषि का भी विकास होगा। ये मिस्टर कुमारप्पा का था। इसी काल में, अब से कुछ समय बाद, चौधरी चरण सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने कुछ समय के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने एक और नया मॉडल सामने रखा, जिसे कहते हैं आर्थिक नियोजन में कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाए। आर्थिक नियोजन में कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाए, और उनकी राय में किसानों की कीमत पर शहरी वर्ग को नियोजन का जो लाभ मिल रहा है, वो गलत है। किसानों की कीमत पर शहरी लोगों को जो लाभ मिल रहा है, और इसका परिणाम ये भी था कि शहरी लोगों के लाभ को देखते हुए गांव के लोग भी शहर की ओर भाग रहे थे। तो कृषि समस्या एक तो वैसे ही मुँह बाए खड़ी थी, खाद्यान्न की समस्या वैसे ही दिनों दिन बढ़ रही थी, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और ऊपर से गांव से लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा था। चौधरी चरण सिंह उसके खिलाफ थे, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा उनके इस विचारों को रद्द किए जाने का परिणाम ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस दल छोड़ा, और एक नए पार्टी का निर्माण किया और उसका नेतृत्व किया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ये जो विवाद था कृषि बनाम उद्योग, ये विवाद काफ़ी गहराया, इस पर काफ़ी विचार मंथन भी हुआ। एक और जहाँ कृषि को प्राथमिकता देने के पक्षकारों की संख्या काफ़ी थी, वहीं दूसरी ओर उद्योग को ज़्यादा जोर देने की बात करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। ये लोग, इनका कहना था कि उद्योगों के बल पर ही गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है, और गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से
गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी, सारी समस्याओं की जड़ गरीबी थी। लेकिन विवाद में उद्योगों के पक्षकारों का ये कहना कि केवल उद्योगों पर प्रारंभ में ध्यान दिया जाए, ये कृषि के पक्षकारों के गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने उद्योग के पक्ष में बात करने वालों ने जो तर्क दिए, थोड़ा उसकी ओर भी देखें, आखिर उनका क्या कहना था। पहली बात, उन्होंने कहा कि विकास का सही अर्थ औद्योगिक उत्पादन दर में वृद्धि। आज जो विकास की परिभाषा है उसमें औद्योगिक उत्पादन दर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका घटक होता है, पहलू होता है। तो उन्होंने कहा भाई पूरे विश्व में विकास की परिभाषा के तहत औद्योगिक उत्पादन दर की बात होती है, इसलिए औद्योगिक उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए उद्योगों को बढ़ाना होगा। दूसरा, ऐसा करते हुए ही हम विश्व स्तर पर जो विकसित देशों की श्रेणी है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे, यानी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेंगे। तीसरा, इस वर्ग के लोगों का कहना था कि भारत में निजी हाथों के पास इतनी संपत्ति नहीं, इतनी पूंजी नहीं कि बड़े बड़े विशाल उद्योग लगा सकें। जिस तरह के उद्योग तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के नाम से लगाए थे, जिसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े पावर प्लांट, बहुत विशालकाय बांध आदि आदि उसने बनाए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थीं। इन बड़ी योजनाओं के लिए तत्कालीन भारतीयों के पास इतनी पूंजी नहीं थी। तो ये तर्क मायने नहीं रखता कि निजी हाथों को ये उद्योग का काम सौंपा जाए। अपने दम पर ये लोग उद्योग लगा ही नहीं सकते, इन्हें लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, सरकार की मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए ये तर्क गलत है। अगला तर्क जो ये देते थे कि बड़े उद्योग या उद्योग, उनसे रोजगार मिलता है और बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या उस समय मुंह बाय खड़ी थी, उसका कुछ हद तक निराकरण होगा, कुछ हद तक गरीबी कम होगी। इनके पैरवीकारों का उद्योग का एक और उनका बयान था कि आर्थिक स्थिति में या भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में हम खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति बनाएं, यानी खाद्यान्न उत्पादन को भी एक अहमियत दें, लेकिन प्राथमिकता उद्योगों की रहे। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिसमें कृषि या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो। ऐसे उद्योगों से अर्थ है ऐसी इंडस्ट्रीज डाली जाएं जो कृषि को मैकेनाइज्ड करें, उसका मशीनीकरण करें, उसे कृषि व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद करें। दूसरे शब्दों में औद्योगिकरण भी कृषि को प्रभावित करे, ऐसा नियोजन हो तो अच्छा रहेगा। और अंतिम तर्क जो इनका था वो था कृषि पर अधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद गांवों की जो गरीबी की जो विकराल समस्या है उसका हल नहीं निकाला जा सकता। यानी कृषि स्वयं गरीबी दूर नहीं कर सकती, इसके लिए उद्योग परमावश्यक हैं। और चूंकि उद्योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा उद्योग की अहमियत का पक्ष लेने वालों का विचार था। तो इस प्रकार हितों की बात करते हुए तत्कालीन वाद विवाद आर्थिक विकास को लेकर जो हो रहे थे, उसमें एक तो था कृषि बनाम उद्योग। अब दूसरा एक और उस समय विवाद चल रहा था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, और वो था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को। एक तो कई देशों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल था विकास का, जिसे साम्यवाद कहते हैं। दूसरी ओर कुछ देश ऐसे थे जहां केवल निजी क्षेत्रों के आधार पर विकास की बात की जाती थी, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। भारत ने तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ली थी। उसके बावजूद और उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी उपक्रमों का ज़्यादा दबदबा था। निजी बनाम सरकारी में
निजी बनाम सार्वजनिक में सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा दबदबा था, तो इस पे भी विवाद चलता रहा। और विवाद इस बात का था कि प्राथमिकता किसको दी जाए, निजी हाथों को या सार्वजनिक उपक्रमों को। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण। निजी क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है? निजी नियंत्रण, व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण हो उद्योगों का। और सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय यानी सरकारी नियंत्रण। अब इसमें निजी क्षेत्र के पक्षकार कहते थे कि निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है बहुत। मैंने आपको पहले बताया कि सरकारी क्षेत्र की एक बुराई, सार्वजनिक उपक्रम की एक बुराई ये थी कि वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे थे नियोजित विकास में भी। और लक्ष्य पूरा न कर पाने का एक कारण मैंने बताया था कि सरकारी उपक्रम के लोग कुछ हद तक थोड़ा धीरे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली धीमी रहती है। उसके विपरीत निजी क्षेत्र के लोगों में प्रतियोगिता की भावना रहती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोंट प्रतियोगिता। और यदि ऐसा होगा तभी तीव्र विकास होगा, अर्थात निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। निजी क्षेत्र के पक्षकारों का तर्क हमने सुना, समझा। आखिर सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षकारों का क्या कहना था? उनके भी जो तर्क थे वो बड़े मजबूत थे। मुख्य तर्क उनका ये था कि जनहित में बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जनहित में। और भारत जैसी विशाल जनसंख्या, जहां पर इतना ज़्यादा अमीर गरीब की खाई है, वहां पर जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यदि कोई सी अर्थव्यवस्था उचित दिखती है तो वो है सरकारी उपक्रमों वाली अर्थव्यवस्था, अर्थात सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में संचालन के लिए महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं, जैसे रेल, यातायात, रक्षा उत्पादन आदि आदि, इस पे सरकारी नियंत्रण होना जरूरी है। कल्पना करिए यदि रेल निजी हाथों को दिया जाता तो प्रारंभ से ही, तो वहाँ पे मुनाफाखोरी बहुत होती। टिकटों की दर जो इतनी कम है, एक सामान्य गरीब व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने का सोच सकता है, वो दरें तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ, शायद निजी क्षेत्र में रहने पर सुविधाएं भी ज़्यादा रहती, लेकिन सामान्य आदमी को यात्रा करने से मतलब है। उसकी पहली प्राथमिकता है कि मैं यात्रा कर सकूं। इसकी पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे जेब में जितना पैसा है उससे मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं। तो उस काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद के काल में, उस काल में सार्वजनिक उपक्रम के लोगों का कहना था कि ऐसी सुविधाएं जो जनहित से संबंधित है वो सरकार के पास रहें, ताकि उसमें लाभ का जो मुद्दा है वो न्यूनतम रहे। भारत में 1950 से 1990-91 यानी जब हम उदारीकरण अपनाए, तब तक सार्वजनिक क्षेत्र को इसीलिए प्राथमिकता दी गई। और राज्य की विकास नीतियों के परिप्रेक्ष्य में निजी जो क्षेत्र थे उनमें लाइसेंस के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए थे। मैंने जिक्र किया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलना है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, मुझे एक कार की फैक्ट्री खोलना है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, अन्यथा नहीं तो क्या होता, कारों की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बहुत बढ़ती और सामान्य आदमी की पहुंच से कारें बाहर रहती। 1970 के दशक में जब कारों के कुछ मॉडल्स आए तो सामान्य आदमी की पहुंच में थे और इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में बहुत तेज़ी से फैली एक समय के बाद। तो इसलिए इसके पक्षकारों का कहना है कि राज्य का नियंत्रण होना ज़रूरी है और 1990 तक राज्यों का नियंत्रण, शासन का नियंत्रण ज़्यादा रहा, लाइसेंस राज रहा। हर चीज़ के लिए लाइसेंस की अनुमति, और लाइसेंस मतलब परमिट, अनुमति। और इस अनुमति में
सरकार ये निर्णय लेती थी कि किसको अनुमति देनी है, कितनी अनुमति देनी है, कितनी मात्रा की अनुमति देनी, आदि आदि। इसमें ज़रूर कुछ खामियां थीं, लेकिन नियंत्रण तो था। इस युग में जो काल की हम बात कर रहे हैं, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, जैसा पूर्व में बार बार बताया गया, कमांडिंग हाइट की संज्ञा दी गई थी। विश्व के अधिकांश देश 1991 में उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं। विश्व क्यों इस समय ऐसा हुआ? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो साम्यवादी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई और उन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था आ गई जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जन्म लिए या जो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। कहने का अर्थ ये कि अचानक हम देखते हैं कि 1990-91 के काल में विश्व के बहुत सारे देश पूंजीवादी व्यवस्था की ओर दौड़ चले। भारत इससे कैसे अछूता रहता? और इसीलिए भारत में भी ये व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें राज्य का नियंत्रण कम हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेशकरण किया जाने लगा। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उन्हें निजी हाथों को बेचा जाने लगा, सौंपा जाने लगा, अर्थात पूंजी को अब निजी हाथों में दिया जाने लगा। क्योंकि जो भी उद्योग हैं वो पूंजी तो है, कैपिटल तो है, उसे अब निजी हाथों को दिया जाने लगा। और हमने देखा कि 1991 के बाद निजी क्षेत्र पर जो बहुत सारे प्रतिबंध पूर्व में लगे थे, लाइसेंस के रूप में, परमिट के रूप में, आदि आदि, ये धीरे धीरे सब बहुत सारे हटा दिए गए और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बहुत बढ़ावा मिला और जो कमांडिंग हाइट्स वाली बात थी वो अब लगभग समाप्त हो गई। अभी भी निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत आपने पढ़ा होगा एयर इंडिया, उसको एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया गया है, बेच दिया गया है। और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास, जिसके तहत इसकी सोच है कि इन बड़े उद्योगों को भी अब निजी हाथों में सौंपा जाए, ताकि सरकार अपने कुछ बेसिक दायित्वों को बखूबी निभा सके, बजाय इन सब में अपना ध्यान बांटने के। इतना ही नहीं, भारत में नई नीतियों के अंतर्गत विदेशी निजी पूंजी को भी बुलाया गया है। विदेशी निजी पूंजी, फॉरेन करेंसी या फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी को भी अब आमंत्रित किया जा रहा है। यानी विदेशी लोग भी अब भारत में पैसा लगा सकते हैं यदि भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं है, और या यदि वह अपना पैसा किसी के साथ पार्टनरशिप में लगाना चाहते हैं तो विदेशियों को भी स्वागत है। दूसरे शब्दों में लिबरलाइजेशन या उदारवादी नीति अब अपनी चरम सीमा पर है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी गई और 1985-88 में जो कमांडिंग हाइट वाली स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों की थी, अब हम कह सकते हैं कमांडिंग हाइट वाली स्थिति अब निजी उपक्रमों की हो गई है। निजी उपक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आ रहा है। विकास के लिए जो तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो बड़े आराम से अब मिल रही है। और प्रतियोगिता हो रही है, तो प्रतियोगिता के कारण विकास की गति भी बढ़ रही है। आप देखेंगे विकास दर जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो विकास की दर के बढ़ने के कारणों की यदि बात करें तो पहला निजी हाथों में जाना उद्योगों का, दूसरा पूंजी की उपलब्धता, तकनीक की उपलब्धता। अब उसके लिए हमें जो दरिद्र का कटोरा लेके किसी ज़माने में हमें विदेश घूम जाना पड़ता था, वो नहीं रहा वो स्थिति। और तीसरा कंपटीशन। तो अब हम ये जो विवाद उठे थे कृषि बनाम उद्योग और सार्वजनिक उद्योग बनाम निजी उद्योग, इस विवाद के विभिन्न बिंदुओं को अब हम समझ गए होंगे और इस विवाद के तहत होने वाले परिवर्तनों को भी अब हमने जाना। अब हम आते हैं भारत में
नियोजित विकास जो लगभग 5 दशक चला, बल्कि उससे ज़्यादा 2017 तक, 47 से 17, 1947 बल्कि 1952 कहना चाहिए, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में लागू हुई थी। 52 से लेकर 17 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चली, उसके क्या परिणाम हुए, कितना विकास हमने किया, क्या खोया क्या पाया।